जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में आप मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी अर्जित करेंगे, जिसमें आप ये जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य राजवंश के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख सोर्सेस क्या है और इस वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक आए हैं उन्होंने अपने जीवन काल में क्या कार्य किए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि मौर्य राजवंश के इतिहास को जानने का प्रमुख सोर्सेस क्या है। तो मौर्य राजवंश तथा उसके शासन काल का इतिहास जानने के लिए हमें साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व तीनों ही साधनों से पर्याप्त सहायता उपलब्ध हो सकती है। इनका विवरण इस प्रकार है। पहला तो है साहित्य। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, नाटक आदि प्रमुख हैं। इनमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है, जिसके अध्ययन से हम प्रथम मौर्य सम्राट के व्यक्तित्व एवं कृतित्व संबंधी सभी उपयोगी बातें याद कर लेते हैं या फिर उनसे जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यवदान आदि प्रमुख है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। और इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथों में प्रमुख है भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कुछ घटनाओं के विषय में ज्ञात होती है। इन सभी का उल्लेख यथास्थान किया जाएगा। नेक्स्ट है विदेशी विवरण। क्लासिक यानी यूनानी रोमन लेखकों के विवरण में मौर्य कालीन इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया है। इससे यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन लेखकों निरयाकस, आनिसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण चंद्रगुप्त के विषय में कुछ सूचनाएं देते हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसका विदेशी विवरण महत्वपूर्ण है, जो भारतीय साहित्य में अर्थशास्त्र का एक सर्व प्रमुख स्रोत माना जाता है। दुर्भाग्यवश अर्थशास्त्र यह जो ग्रंथ है वो मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है। इसके अंश उद्धरण के रूप में परवर्ती लेखकों के ग्रंथों में प्राप्त किए जाते हैं। इनमें स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियान, प्लूटक तथा जस्टिन के नाम उल्लेखनीय हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में यानी मौर्य राजवंश में बहुत सारे शासक आए, जिनका आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि कितने शासक चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में आए या मौर्य वंश में आए, जिनमें सबसे प्रमुख था चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जीवन काल था 322 से 298 बीसी, बिंदुसार 298 से 273 बीसी, अशोक 269 से 232 बीसी, कुणाल 232 से 228 बीसी, दशरथ 228 से 224 बीसी, संप्रति 224 से 215 बीसी, शालिसुख 215 से 202 बीसी, देववर्मन 202 से 195 बीसी, शतधन्वन 195 से 185 बीसी, बृहदत्त 187 से 185 बीसी। तो इस कालक्रम से ये आपको यह पता चल जाएगा कि मौर्य वंश में इतने शासकों ने अपना योगदान दिया, परंतु सबसे महत्वपूर्ण शासकों में जो गिने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी बोला जाता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे बृहदत्त। इसके बाद ही मौर्य वंश के बाद ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, और जिससे ब्राह्मण धर्म का श्रीधरन हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म शुरू हुआ। 325 से ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत, जो आज के पाकिस्तान का लगभग संपूर्ण इलाका है,
सिकंदर के क्षत्रपों का शासन था। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था तो एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य था, कौटिल्य नाम से भी जाना गया है, जो वास्तविक नाम उसका विष्णुगुप्त भी है, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है, तो वो वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, जो मगध को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने लगा। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि चंद्रगुप्त जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना का सबसे उत्तरदायी शासक बना, तो इससे पहले उनको उत्तरदायी शासक बनाने में चाणक्य का क्या योगदान था। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चाणक्य के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी कि चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना में अपना क्या योगदान दिया। तो इस समय मगध अच्छा खासा शक्तिशाली था तथा उसके पड़ोसी राज्यों की आंखों का कांटा भी बना हुआ था, पर तत्कालीन मगध के सम्राट घनानंद ने उसको ठुकरा दिया। उसने कहा कि तुम एक पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो, युद्ध करना राजा की काम नहीं है, तुम पंडित हो, सिर्फ भिक्षा मांगो। इस प्रकार उनको अपमानित कर नंदवंशी शासक घनानंद ने उनकी शिखा पकड़ के दरबार से बाहर निकलवा दिया था। तभी से चाणक्य ने प्रतिज्ञा या वचन लिया कि घनानंद को सबक सिखाना है। मौर्य प्राचीन क्षत्रिय कबीले के हिस्से रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य, विशाखदत्त कृत व यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य क्षत्रिय सूर्यवंशी राजवंश थे। जब मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके सभी प्रजा को समानता और दास प्रथा समाप्त करवाई, धर्म के पाखंडवाद की जगह भाईचारे को बढ़ावा दिया और धार्मिक जुलूस आदि काम किए गए, तो ब्राह्मण समाज के पेट पर एक लात पड़ी। इसी राजनीतिक द्वेष के कारण ब्राह्मण लेखकों ने मौर्य जाति को शूद्र लिखा है। मौर्य के क्षत्रिय होने के प्रमाण बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से लिखी गई है। जैसे प्रथम है बौद्ध धर्म ग्रंथ में, जैन धर्म ग्रंथ में सम्राट अशोक के शिलालेख में लिखा गया है कि मैं उसी जाति में पैदा हुआ हूँ जिसमें स्वयं बुद्ध पैदा हुए। बुद्ध की जाति की प्रामाणिकता हो चुकी है कि वो क्षत्रिय कुल के थे, परंतु ये भी एक विवादास्पद विषय है कि बौद्ध और अशोक किस कुल के थे। परंतु सम्राट बिंदुसार के इतिहास की जानकारी जिस दिव्य वदान पुस्तक में लिखा है वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। सबसे सीधा और सरल प्रमाण यह है कि स्वयं चाणक्य कट्टरवादी ब्राह्मण थे। वो कभी भी किसी शूद्र को ना अपना शिष्य बनाते और ना ही चंद्रगुप्त को राजा बनने में मदद करते। जिस ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में मौर्य को शूद्र कहा गया है वो सभी मौर्य साम्राज्य के 200 वर्ष बाद लिखे गए, क्योंकि मौर्य और ब्राह्मण में राजनीतिक द्वेषता थी। साथ ही साथ पुष्पमित्र शुंग के द्वारा मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके मौर्य और बौद्ध के सिर काटकर लाने वाले को स्वर्ण मुद्रा दी गई। क्या ये अब कभी इन मौर्यों को सही लिखा सकते हैं? अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि मौर्य राजवंश एक क्षत्रिय कुल से थे। मौर्य के उत्पत्ति के विषय पर इतिहासकारों के एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति उनकी माता मुरा से मिली है। मुरा शब्द का संशोधित शब्द मौर्य है। हालांकि इतिहास में यह पहली बार हुआ माता के नाम से पुत्र का वंश चला हो। मौर्य एक शक्तिशाली वंश था। वह उसी गुण प्रमुख चंद्रगुप्त पिता का पुत्र था, जो कि चंद्रगुप्त के बाल अवस्था में ही युद्ध के द्वारा मारा गया। चंद्रगुप्त में राजा बनने के स्वाभाविक गुण थे। इसी योग्यता को देखते हुए चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया एवं एक सबल और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की नींव डाली, जो कि आज तक एक आदर्श बना हुआ है। मगध का विजय बहुत महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। इसके बाद भारत भर में जासूसों यानी गुप्तचर का एक जाल सा बिछा दिया गया, जिससे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचना एकत्र करने में किया जाता था। यह भारत में शायद अभूतपूर्व था। एक बार ऐसा हो जाने के बाद उसने चंद्रगुप्त को यूनानी क्षत्रपों को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस कार्य में उसे गुप्तचरों के विस्तृत जाल से मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में गृह युद्ध को उकसाया। उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपना पक्ष में कर लिया।
इसके बाद नंद शासक ने अपना पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजयश्री प्राप्त हुई। नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा, जिसके बाद उसका क्या हुआ यह अज्ञात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास भी जीता और इसके साथ उसको सत्ता का अधिकार भी मिला। साम्राज्य विस्तार संपादित किया गया। साम्राज्य का विस्तार अनेक भागों में किया गया। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर कब्जा होने के बाद चंद्रगुप्त सत्ता के केंद्र पर काबिज हो चुका था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ किया। इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखा है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनाया गया था। पुष्यगुप्त उस समय अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। पश्चिमोत्तर भारत को यूनानी शासन से मुक्ति दिलाने के बाद इसका ध्यान दक्षिण की तरफ किया गया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर अलेक्जेंडर, जिनका नाम था, के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व के आसपास हराया था। ग्रीक विवरण इस विजय का उल्लेख नहीं करते हैं, पर इतना कहते हैं कि चंद्रगुप्त यूनानी स्रोतों में सेंड्रोकोटस नाम से और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार सेल्यूकस ने कांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए थे। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी भेंट किए गए। इतना भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी कर्नालिया, जिसको हेलेना भी कहा जाता है, से विवाहित संबंध स्थापित किया। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। प्लूटॉक के अनुसार सेंड्रोकोटस उस समय तक सिंहासन रूढ़ हो चुका था। उसने अपने 6 लाख सैनिकों की सेना से संपूर्ण भारत को रौंद डाला और अपने अधीन कर लिया। यह टिप्पणी थोड़ी अतिशयोक्ति कही जा सकती है, क्योंकि इतना ज्ञात है कि कावेरी नदी और उसके दक्षिण के क्षेत्रों में उस समय चोलों, पांड्यों, सत्यपुत्रों तथा केरल पुत्रों का शासन था। अशोक के शिलालेख कर्नाटक में चित्तल दुर्ग, येरागुड़ी तथा मास्की में पाए गए हैं। उसके शिलालिखित धर्मों प्रदेश प्रथम तथा त्रयोदश में उनके पड़ोसी चोल, पांड्य तथा अन्य राज्यों का वर्णन मिलता है। चूंकि ऐसा कोई जानकारी नहीं मिलती है कि अशोक के उसके पिता बिंदुसार ने दक्षिण में कोई युद्ध लड़ा हो और उसमें विजय प्राप्त की हो, अतः ऐसा माना जाता है कि उन पर चंद्रगुप्त ने ही विजय प्राप्त किया था। अपने जीवन के उत्तरार्ध में उसने जैन धर्म अपना लिया था और सिंहासन त्याग कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ सन्यासी जीवन व्यतीत करने में अपना जीवन यापन किया। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सत्तारूढ़ हुआ, पर उसके बारे में अधिक ज्ञात नहीं है। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय यदाकदा बिंदुसार को दिया जाता है, हालांकि उसके विजय अभियान का कोई साक्ष्य नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार उसकी मां का नाम दुर्धर था और पुराणों में वर्णित बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया था। उसे अमित्र घात, दुश्मनों का संहार करने वाला भी कहा जाता है, यह उपाधि दी गई थी, जिसे यूनानी ग्रंथों में अमित्रोकेडीज का नाम दिया जाता है। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। उसने एक यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर, मीठी शराब व एक दार्शनिक की मांग की थी। उसे अंजीर व शराब दी गई, किंतु दार्शनिक देने से इनकार कर दिया गया। अशोक के राज्य में बहुत सारी गतिविधियां हुई थी। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक थे। साम्राज्य के विस्तार के अतिरिक्त प्रशासन तथा धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में उनका नाम अकबर जैसे महान शासकों के साथ लिया जाता है। हालांकि वे अकबर से बहुत शक्तिशाली एवं महान सम्राट रहे हैं।
कई विद्वान तो सम्राट अशोक को विश्व इतिहास के सबसे सफल शासक भी मानते हैं। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोहों को दबा दिया था, पर कलिंग की लड़ाई उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उनका मन युद्ध में हुए नरसंहार से ग्लानि से भर गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा अपने प्रचार के लिए बहुत कार्य किए। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। उन्होंने देवान प्रियदर्शी जैसी उपाधि धारण की। हालांकि इस वीडियो में आप चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में कुछ जानकारियां अर्जित कर रहे हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इनसे संबंधित है उन्हीं विषयों को मैं इस वीडियो में सामने रख रही हूँ। सम्राट अशोक के शिलालेख तथा शिलोत्कीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए हैं। उसने धम्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे। जिन जिन देशों में प्रचारक भेजे गए उनमें सीरिया तथा पश्चिम एशिया का एंटीयोकस थियोस, मिस्र का टोलेमी, फिलाडेलस, मकदूनिया का एंटीगोनस गोनाटस, साइरीन का मेगास तथा एपाइरस का अलेक्जेंडर शामिल थे। अपने पुत्र महेंद्र और एक बेटी को उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जलमार्ग में से रवाना किया। पटना, जो पाटलिपुत्र का भी नाम दिया जाता है, का ऐतिहासिक महेंद्र घाट उसी के नाम पर नामकृत है। युद्ध से मन उब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था। ऐसा विदेशी आक्रमण से साम्राज्य के पतन को रोकने के लिए आवश्यक था।